स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज टैलेंट अवेकनर के मंच पे हमारी नई एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका। स्वागत है मीनाक्षी जी आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू वरुण जी, आपने इस मंच पे आने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप आज आए हैं। और मीनाक्षी जी, आज व्यूअर्स को जो हम बात करने वाले हैं वो बैचलर ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम BFT भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्यूअर्स, हम अपनी गाइडेंस पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं बस एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में डिफ्रेंशिएशन दिखाया गया है। ये बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन जो है, इसका वीडियो टैलेंट अवेकनर पे पहले हमने बनाया हुआ है, तो आप उसको भी टैली कर सकते हैं, जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और ये डिफरेंशिएशन बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी लोग जो फैशन डिज़ाइन में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं या वो फैशन टेक्नोलॉजी चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको ये समझ बन पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इसलिए हमने ये किया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस बारे में। तो मीनाक्षी जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है और कैसे बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन से अलग है। सो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को इस बारे में गाइड करें। हाँ वरुण, जैसे आपने बताया, सबसे पहले जो हम बात करते हैं व्यूवर्स की बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जो हम बात करते हैं नॉर्मल फैशन, आजकल जो ट्रेंड है फैशन, आप देखेंगे इस सोशल मीडिया पे इंस्टा ब्लॉगर, फैशन इंस्टा, अब हर जगह फैशन के बारे में बात होती है। जो आपके लुक को इन्हेंस करे वो फैशन डिज़ाइन, जो एक क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, जो एक डिमांड को, एक क्रिएटिविटी को अपने, एक क्रिएटिविटी एक न्यू लुक लाता है, वो हमारा फैशन, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन के अंदर आता है। सबसे पहले जो भी फैशन एस्पिरेंट्स हैं, जो भी व्यूवर्स, ये बात बताना चाहती हूँ मैं, सबसे पहले जो भी फैशन एस्पिरेंट्स हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी लेवल, इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत हैं, वो इस एज अ कैरियर बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन को चुन सकते हैं। दूसरी बात, सबसे जो आपने कहा बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट है। आप एक तरह में, फॉर एग्जांपल एक बात करती हूँ, जैसे हम खाना बनाते हैं, उसमें हम जो भी डिश बनाते हैं, चपाती या कोई भी सब्जी या किसी भी तरह का कोई भी एक डिश समझ लीजिए, वो होता है, वो तैयार होके आता है, वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में आता है। पर जो प्रोसेस है, लाइक जैसे हम खाना किस पे बनाएंगे, गैस पे, उसको बनाने के लिए बेलन, जो भी तवा यूज़ करेंगे, वो एक हार्डवेयर है। तो यही एक मेन डिफरेंस है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ जो फैशन टेक्नोलॉजी है, जो भी गारमेंट है, जो भी मशीनरी है, जो भी सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने, गारमेंट को यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्शन है, वो सब बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आता है। ओके, सो व्यूअर्स, मीनाक्षी जी ने यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके हमको बताया। मतलब हमको बोर्ड पे बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिख रहा था, मगर उन्होंने हमें ये भी इसको किचन से रिलेट कर दिया कि जब आप कोई कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, तो जो डिश तैयार की जाती है, जो हमको सामने नज़र आती है, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। बट उसको, डिश को बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे हम तवे का यूज़ करते हैं या हम बेलन का यूज़ करते हैं या इवन जो सिलेंडर वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली जो है वो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं और बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन जो है, जो वो बाय प्रोडक्ट बनता है उसमें। सो मैं मीनाक्षी जी इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने उस लैंग्वेज में बताया जो कोई भी लेमैन जो है वो उसको भी समझ में आए। सो इसी प्रोसेस में मीनाक्षी जी आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और कैसे डिफरेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन में और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। वरुण जी, जैसे आपने बताया, मैं व्यूअर्स को बताऊंगी, जो बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन में एलिजिबिलिटी है वो 12th पास इन एनी स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, जो भी है। और सबसे पहले इसकी जो एज बिलो है 24 ईयर्स। फिर हम चलते हैं बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें 12th पास ओनली साइंस स्ट्रीम, PCM, इसकी भी एज बिलो 24 ईयर्स है। और वरुण जी, मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे हम।
जो बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन का एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 प्रोसेस होते हैं, गेट, कैट और एक सिचुएशनल टेस्ट होता है, जो एक जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट आपको ये प्रिपरेशन करना होता है। दूसरी बात हम चलते हैं बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पे। व्यूवर्स मैं ये बताना चाहूँगी जो भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें आपको ओनली एक गेट बनाया गया है वो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है। दूसरी बात इसमें जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैं ये 5 पार्ट में डिवाइड हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग और 5th जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। वरुण जी मैं यही बताना चाहती हूँ व्यूवर्स को जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये इन पैटर्न की इनको प्रिपरेशन करनी होगी। ओके सो व्यूअर्स अभी मीनाक्षी जी ने हमको एक तो एलिजिबिलिटी के बारे में क्लैरिटी दी कि अगर आप बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन की बात करें तो आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन के लिए। बट जब आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वहाँ पे मीनाक्षी जी ने हमें बताया कि आपको 12th पास होना चाहिए और वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए PCM में, तभी आप एप्लीकेबल हैं बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक डिफरेंशिएशन हमें बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में कि अगर बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन की बात करें तो वहां एग्जाम पैटर्न जो है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, गैट, कैट और सिचुएशनल टेस्ट में। मगर जब बात आती है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तो यहां सिर्फ गैट की बात होती है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया, ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। और एग्जाम पैटर्न में आपको जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो है कम्युनिकेशन एबिलिटी की उन्होंने बात करी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने बताया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी बताया, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, और 5th उन्होंने बताया जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो हमें फोकस करना है। मीनाक्षी जी हमारे जो व्यूअर्स हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है आपने रिलेट किया सारी बातें, कोई ऐसा स्पेशल गाइडलाइन आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी जो उनको आगे हेल्प करे उनकी प्रिपरेशन के वक्त? सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी जो भी आपका गोल अचीव जो भी है आप सबसे पहले उसे हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से करिए। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग आपने सुना भी होगा, अपने घर में सुनते होंगे कि 4 बजे उठ के पढ़ो, उस टाइम आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस टाइम भी, बहुत से लोग रात को पढ़ते हैं, बहुत से लोग दिन में पढ़ते हैं, सबका फोकस अलग अलग होगा। बहुत से लगे तो निशाचर हैं कि रात को पढ़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम आपका फोकस है आप उस टाइम पढ़िए। मैं ये कहूँगी बस अपना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी किसी भी कोर्स को बनाना बहुत ज़रूरी है और वो आपको आपका गोल ज़रूर दिलाएगी। थैंक यू सो मच। ओके सो व्यूअर्स अभी मीनाक्षी जी ने आपको ये चीज़ बताई कि कंसिस्टेंसी पे उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया कि आप कंसिस्टेंट रहें, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो रात के टाइम कंफर्टेबल होता है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने ये डिफरेंशिएशन बताया कि हर किसी का अलग क्राइटेरिया होता है चीज़ों को देखने के लिए। तो अगर आप सुबह 4 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं तो उसी प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर आप रात को 12 बजे के टाइम पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो उसी प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप कोई और प्रोसेस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसका आपकी प्रिपरेशन पे भी इफेक्ट पड़े, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इस बारे में मैं थैंक यू वेरी मच और अप्रिशिएट करना चाहूँगा मीनाक्षी जी आपको। हम इसी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अपने जॉब प्रोफाइल और टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। सो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी की बात कर ली, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ली। तो जब जॉब प्रोफाइल की बात आती है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है तो वो उस रूप में आगे बढ़ सकता है, या आप प्रोडक्ट इंजीनियर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि मैं मशीन से खेलने में मुझे मज़ा आता है, उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छी कमांड है, तो आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप इसमें ग्लोबल क्वालिटी चेक मैनेजर हो सकते हैं। कोई व्यक्ति होता है जिसको एनालिसिस करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि वो क्वालिटी चेक करे किसी चीज़ की, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसके अलावा आप एज अ मर्केंडाइजर आगे बढ़ सकते हैं। मर्केंडाइजर वो लोग होते हैं जो आगे प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसको आगे कैसे लोगों के बीच पहुँचाना है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो आप उस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोडक्शन हेड हो सकते
सकते हैं। कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर कैसे उस चीज़ को हेड करना है, लीड करना है, कैसे अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचाना है, उस रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप प्लांट के मैनेजर हो सकते हैं। आपको वो पर्टिकुलर प्लांट जो है उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपके पास ऑप्शन है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर हो सकते हैं। आप दैट मीन्स एज एन IT मैनेजर आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी हो सकते हैं और सैंपल रूम कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बट हमेशा हम अपने वीडियो में एक बात करते हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से रिलेट करता है, तभी आप उसके साथ पूरी जस्टिस कर पाएंगे। और जब बारी आती है टॉप रिक्रूटर्स की, तो हमारे पास ई-कॉमर्स फर्म्स हैं जो हमारे लिए ओपन है। हमारे पास सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और इवन हम गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री जो है वहाँ पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। मीनाक्षी जी, हमेशा जब हम अपना वीडियो एंड करते हैं सो एक स्टोरी के साथ करते हैं जो लाइफ का एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को देती है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है व्यूअर्स, वो स्टोरी है लाइफ से रिलेट करने वाली और एक लाइफ को एनालाइज करने वाली। तो स्टोरी ये कहती है कि एक व्यक्ति थे जिनको बहुत सज्जन व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वो लोगों से मिलते थे, उनकी लाइफ में कुछ हेल्प करने की कोशिश करते थे। तो उनको किसी ने बोला कि एक व्यक्ति हैं जो एक गुरु के रूप में काफ़ी फेमस हैं और उनको काफ़ी अनुभव है। तो उन सज्जन व्यक्ति को बोला कि आप कभी जीवन में उनसे ज़रूर मिलिएगा। तो वो सज्जन व्यक्ति को वो मौका मिला और उन गुरु से मिलने के लिए वो पहुंचे और उनको कहा कि आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे परिवार के सदस्यों से मिलिए, तो मुझे बहुत मतलब मेरा अहोभाग्य रहेगा अगर आप आएंगे। तो गुरु राजी हो गए और वो चले, गाड़ी में बैठे उनके साथ। तो क्या हुआ कि जब वो चल रहे थे गाड़ी में उनके साथ, तो क्या हुआ, रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे जो रास्ता क्रॉस करना चाह रहे थे बट उनको कुछ दिक्कत हो रही थी। तो ये जो सज्जन व्यक्ति थे, गुरु इनके साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी रोकी बीच में साइड में और उतरे और उन बुजुर्ग व्यक्ति को पार करा दी वो रोड। तो जब वो रोड पार करा के आके बैठे दोबारा गाड़ी में, तो गुरु ने मुस्कुरा के पूछा कि ये मतलब पूरी रोड पे इतना ट्रैफिक था, सारी चीज़ें थी और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखा। मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सब चीज़ें होती हैं। मैं शुक्रिया मानता हूँ कि मेरे को ईश्वर ने गाड़ी दी, सारी चीज़ें सहूलियतें दी, बट कभी जीवन में ऐसा हो सकता है कि मैं भी जब उस उम्र के पड़ाव में पहुंचूं तो मैं कमज़ोर हो जाऊं, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाए या चलने की क्षमता ऐसी हो जाए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को इस तरीके से रिलेट कर सकता हूं कि मैं भी उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह होता तो मेरे को भी अगर कोई मदद करता तो मुझे बहुत अच्छा फील होता। तो मैंने इसलिए उस व्यक्ति की ऐसे मदद कर दी। तो क्या हुआ कि ये हुआ, उसके बाद वो थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े तो एक जगह क्या था, बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। तो क्या हुआ कि जब वहाँ पर जाम में उनकी गाड़ी आधा पौन घंटे खड़ी रही, तो क्या हुआ कि गुरु भी बैठे हुए थे और वो आसपास भी सब जगह देख रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं 40-45 मिनट से आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर एक रिलैक्सेशन और मुस्कुराहट है सज्जन व्यक्ति के चेहरे पर और आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। और आसपास मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कार में बैठे हुए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, क्या होता है कि जीवन जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस, सब चीज़ों से भरा पड़ा है, मगर जीवन हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है कि सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। उन्होंने बोला कि मान लीजिए इस वक्त ऐसा भी हो सकता था कि मैं कार में ना बैठ के धूप में खड़ा होता और मैं सूरज में होता और पसीने पसीने हो जाता। तो मैं सबसे पहले तो हमेशा इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होता हूँ कि मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हर पल को जीता हूँ कि वो एक खूबसूरत पल मुझे मिला है, तो मैं उसको उदास होकर बिताऊँ या खुश होकर बिताऊँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को करता हूँ। तो गुरु फिर मुस्कुराए और करते करते वो जैसे ही घर तक पहुँचे, तो जब गुरु के लिए दरवाज़ा खोला उन्होंने, सज्जन व्यक्ति ने, तो गुरु ने कहा कि आज मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे गले लगना चाहता हूँ। तो वो जो सज्जन व्यक्ति थे वो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा आपको क्या लगा, मतलब आपने एकदम से मुझे ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
तो गुरुजी ने ये बोला कि आप मुझे लेकर आए, आपने ये कहा कि आप हमारे परिवार को कुछ ज्ञान दें, उनका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आज आपके 2 अनुभव देखे आपके जीवन के, जब आपने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को रास्ता क्रॉस कराया और आपने दूसरा उस माहौल में जहाँ ट्रैफिक इतना था, सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, आप मुस्करा रहे थे। तो गुरु ने बोला कि मैं आपके जीवन से देख पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को बड़ी सरलता से और एक स्टेबल माइंड से फोकस करते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ बड़ा खूबसूरत है और आप स्वयं अपने जीवन के दीपक बन चुके हैं। आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है, प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को करते हैं। और आज मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी मिली, क्योंकि गुरु ने बोला कि मेरा एक मिशन है, मैं सारी दुनिया में लोगों को सकारात्मक सोच और स्टेबिलिटी और लोग एक बैलेंसिंग के तरीके से और ग्रैटिट्यूड शो करते हुए जीवन को बिताएं। और आज मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मिशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसको आत्मसात करता है अपने जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे लगता है कि आप जिस कार्य के लिए मुझे लेकर आए थे वो ऑलरेडी आपके अंदर है और आपके परिवार के बाकी सदस्यों में भी होगा। तो ये बहुत खूबसूरत सी कहानी है व्यूअर्स। इसका मैसेज ये है कि लाइफ में आप आगे बढ़िए, आप सब कुछ अचीव करिए, बट याद रखिए हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए और अपने आसपास लोगों की लाइफ को मजबूत बनाइए। और नोटिस करिए कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको जाके अगर आप मजबूती का साथ देंगे तो आप देखिएगा आपका जीवन अपने आप बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आसपास लोगों से बहुत प्यार मिलेगा और आप दुनिया के एक इंस्पिरेशन बनेंगे। तो ऐसे ही करते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मीनाक्षी जी, एक बार फिर से आपका थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, आप लोग बहुत स्पेशल हैं, हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, आप यूनिक हैं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और आप हर जगह रॉक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।